अगली टॉपिक लिखिए, अगली टॉपिक लिखिए। सेक्शन 58, ठीक है, सेक्शन 58 जिसे हम बोल सकते हैं इन एडमिजिबल एक्सपेंडिचर, इन एडमिजिबल एक्सपेंडिचर, या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं डिडक्शंस नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं अमाउंट्स नॉट डिडक्टिबल। इसका मतलब यह है कि आपने क्या किया, आपने जब आपकी इनकम हुई अदर सोर्स से, तो आपने उस इनकम में से ये सारे खर्चे को माइनस कर दिया और बैलेंस पार्ट को दिखाया आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भैया जो खर्चे हम अलाउड नहीं कर रहे हैं उन खर्चों को दोबारा से हम आपके इनकम में जोड़ देंगे अगर आपने उसको माइनस किया है तो। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी इनकम है वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लिखिए इसके अंदर कौन कौन सी है वो। The following amounts, the following amounts shall not be deductible, shall not be deductible while computing the income, while computing the income chargeable under the head income from other sources, other sources, income from other sources। ठीक है, सबसे पहला पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द एसएससी। अगर एसएससी का पर्सनल एक्सपेंसेस है तो वो इनकम टैक्स अलाउड नहीं करेगा। लिखिए पहले, लिखते हैं पहले फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छा आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को कैसे कंफर्टेबल रहेगा, मैं एक पॉइंट लिखाऊं एक पॉइंट समझाऊं ऐसे करूं, या पहले सारा पॉइंट लिखवा दूं फिर एक साथ डिस्कस करेंगे? आपको किसमें कंफर्टेबल होगा बताइए। सर सारा लिखा दो फिर सारा लिखा दो। समझाना। सही है, तो चलिए फटाफट लिखिए। फिर पहला आपका आपने लिखा पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द एसएससी। दूसरा लिखिए इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया, इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया on which tax has not been, on which tax has not been deducted at source, या फिर आपने काट तो लिया था बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। थर्ड वन salaries paid outside India, salaries paid outside India on which tax has not been deducted
एट सोर्स और नॉट, इसको ऐसे कर लो, इसको ना ये ऊपर वाले को, इसको आप ऐसे कर लो, डिडक्टेड बट नॉट पेड, सेम चीज, डिडक्टेड बट not paid and not paid to government, not paid to government। मतलब आपने क्या किया, आपने किसी फॉरेनर को इंटरेस्ट पेमेंट किया या किसी फॉरेनर को आपने सैलरी पेमेंट करी जिसके ऊपर आपको टीडीएस काटना चाहिए था, लेकिन आप टीडीएस नहीं काटे, तो उस वाले खर्चे को, उस वाले इंटरेस्ट को, उस वाली सैलरी को हम आपका खर्चा नहीं मानेंगे। या फिर आपने क्या किया, आपने उस फॉरेनर का टीडीएस तो काट लिया, फॉरेनर का टीडीएस काट लिया, लेकिन आपने वो टीडीएस का पैसा गवर्नमेंट को नहीं दिया। तो गवर्नमेंट जब बोलेगी यार तुम साला उसका पैसा काट लियो और हमको पैसे नहीं दिए हो, तो जाओ हम भी आपको इस खर्चे को अलाउड नहीं करते। अगर आपको इसको खर्चा बोल के ट्रीट करवाना है तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमको भी पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए एक मिनट रुकिए। एनी सम पेड, any sum paid, any sum paid on account of wealth tax, on account of वेल्थ टैक्स। हालांकि वेल्थ टैक्स अभी तो अबॉलिश हो चुका है, अभी नहीं होगा कुछ भी, बट पहले होता था। वेल्थ टैक्स क्या था, बहुत सिंपल सा फंड है, जिसके पास ज्यादा वेल्थ होती थी वो अपनी वेल्थ के ऊपर भी टैक्स देता था गवर्नमेंट को, बट अभी वो चीज अबॉलिश हो चुका है, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए एक्सपेंसेस ऑफ द नेचर, expenses of the nature disallowed under section 40A, under section 40A। एंड इसी से रिलेटेड है आपका नेक्स्ट, जैसे कि कैश एक्सपेंसेस, कैश एक्सपेंसेस exceeding ₹10,000, cash expenses exceeding ₹10,000 under section 40A(3). इसमें क्या है ना कि अगर आपको एक दिन में किसी को भी, अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में पेमेंट करते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको अलाउड नहीं करेगी, इसको डिस अलाउड कर देगी। ये एक स्टेप लिया था गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी जनरेट होने को रोकने के लिए। कैसे, थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, अभी लिखिए 7th नंबर लिखिए, any expenditure related to casual income। याद आपको हम पहले डिस्कस किए थे कैजुअल इनकम मतलब क्या, लॉटरी, हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, ये सब। मान लीजिए आपकी एक लॉटरी निकलती है 1 करोड़ रुपए की,
और वो 1 करोड़ की लॉटरी जो निकली उसके लिए आपने कम से कम 10 लाख रुपए की लॉटरी खरीदी थी अलग अलग आपकी चांसेस को बढ़ाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे इनकम टैक्स वाले को, सर 1 करोड़ मेरा लॉटरी का इनकम हुआ माइनस 10,000 लॉटरी परचेस किया मैंने, तो गवर्नमेंट बोलती है ऐसा नहीं होगा, हम इस चीज को अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है, देन 8 नंबर आ जाइए। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैजुअल इनकम में हॉर्स रेस भी इंक्लूड होता है, लेकिन हॉर्स रेस को एक स्पेशल थोड़ा एक एडवांटेज दिया गया है, जो जरा लिख लीजिए आप इसी में। However, expenditure incurred by, however, expenditure, ये आपको मैं 7 नंबर पॉइंट का लिखा रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। However, expenditure incurred by the SSC, by the SSC for the activity, for the activity of owning and maintaining, owning and maintaining रेस हॉर्सेस, जी हाँ, रेस हॉर्सेस shall be allowed, shall be allowed। ठीक है, उसके बाद नंबर 8, नंबर 8, 30% of the amount of payment, 30% of the amount of payment, 30% of the amount of payment payable to a resident, payable to a resident मतलब इंडिया वाली है ना, आप इंडिया वाले किसको पेमेंट कर रहे हो, on which tax is deductible at source, on which tax is deductible at source, comma, but has not been deducted, but has not been deducted, आपने डिडक्ट नहीं किया, हैज नॉट बीन डिडक्टेड, या फिर डिडक्ट तो कर लिया और आफ्टर डिडक्शन आपने डिडक्शन कर लिया, हैज नॉट बीन पेड, हैज नॉट बीन पेड, पेड किसको, पेड गवर्नमेंट को, कब, ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ठीक है, अंडर सेक्शन 139 1, और ये जो है ये बोलता है आपका सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज आई ए, क्लॉज ए सब क्लॉज आई ए। ठीक है, लिख लीजिए, ये हमारा यहाँ पर सेक्शन 58 का सारा कंप्लीट, लिखने वाला पार्ट सारा कंप्लीट। अब थोड़ा सा हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे इसका। बट इससे पहले एक चीज और लिख ली, 2 लाइन का छोटा सा है, सेक्शन 59 भी लिखवा देता हूं मैं।
फटाफट 2 लाइन का है, सेक्शन 59 भी लिख लो। सेक्शन 59 क्या था आपका, याद है आपको? डीम्ड इनकम, डीम्ड इनकम। सेक्शन 59 आपका था डीम्ड इनकम। ठीक है, लिखिए इसके अंदर लॉस और एक्सपेंडिचर, लॉस और एक्सपेंडिचर ऑलरेडी अलाउड, लॉस और एक्सपेंडिचर ऑलरेडी allowed, loss or expenditure already allowed in computation of income, in computation of income from other sources, income from other sources, income from other sources and subsequently recovered, हाँ, and subsequently recovered, आपको बाद में मिल जाता है, and subsequently recovered shall be treated as the income, treated as the income of the previous year in which it is recovered, in which it is recovered, in which it is recovered। लिखिए और लिखने के बाद मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि आपका भी लिखने का काम हो गया है। सर लिख लिए। हो गया सर। ओके, वेरी गुड, जस्ट अ मिनट। सेक्शन 46, एक सेकेंड। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा और एड ऑन इटो करा देता हूँ। ये जो सेक्शन 40A है ना, सेक्शन 40A, इसको कहीं पर ना स्टार मार्क दे के लिख लो। स्टार मार्क दे के, या तो अगर यहाँ पर इसका स्पेस है तो इसी स्पेस में लिख लेना, या फिर आपके नोटबुक में कहीं टॉप पे ले जाना, टॉप पे फिर से स्टार मार्क दे के उसको लिख लेना। क्या लिखना है, लिखिए 40A का मतलब पेमेंट्स अदर देन, पेमेंट्स अदर देन by account payee, checks और ड्राफ्ट्स और ECS, ECS मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है, ECS in excess of rupees 10,000, in excess of rupees 10,000 made to a person, made to a person in a day, in a day, एक दिन में एक पर्सन को अगर आप 10,000 से ज्यादा पेमेंट करते हो, और वो पेमेंट आप चेक में नहीं कर रहे हो, ड्राफ्ट में नहीं कर रहे हो, किसी तरह बैंक से ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, तो किस में कर रहे हो, कैश में कर रहे हो, तो इट मींस कैश का पेमेंट अगर 10,000 से ज्यादा पेमेंट अगर करते हो तो वो हम अलाउड
नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फटाफट बस खाली 5 मिनट दीजिए मुझे, इस टॉपिक को यहाँ पर हम खत्म करते हैं ताकि कल हम एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 58, ये सारे वो खर्चे हैं जो हम आपको अलाउड नहीं करेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये आपके डिडक्शंस नॉट अलाउड हैं। ठीक है, तो क्या कहता है ये, फॉलोइंग अमाउंट शैल नॉट बी डिडक्टेबल, मतलब ये सब अगर आप खर्चे दिखा रखे होंगे तो हम उस खर्चे को नहीं मानेंगे और उस खर्चे को दोबारा से आपकी इनकम में ऐड कर देंगे और टोटल इनकम के ऊपर आपसे टैक्स ले लेंगे। कौन कौन सी वो टैक्स है, माफ कीजिएगा, कौन कौन से वो एक्सपेंसेस है जो अलाउड नहीं है। सबसे पहला पर्सनल एक्सपेंसेस। जी हाँ, आपके पर्सनल एक्सपेंस अगर हो रहे हैं तो हम उसको अलाउड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हुआ। मान लीजिए कि जैसे हमने देखा था ना क्या क्या इनकम हो सकता है आपको, ये सब हमने लिस्ट देखी थी। ठीक है, तो जैसे कि आपका मान लीजिए एक गिफ्ट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, मैं गिफ्ट का एग्जांपल लेके चलता हूँ। पर्सनल एक्सपेंसेस, आपको गिफ्ट मिला। ठीक है, और गिफ्ट कैसा मिला, मैं मान के चल रहा हूँ टैक्सेबल वाला, हालांकि अभी हमने गिफ्ट का प्रोविजन नहीं पढ़ा है तो इसलिए सिंपली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको गिफ्ट मिला 10 लाख रुपए का, तो ये 10 लाख रुपए आप, सॉरी गलत लिख दिया ना मैं, 10 लाख, ठीक है, आपको गिफ्ट मिला 10 लाख रुपए का, तो ये आपके लिए क्या हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब इसमें से आपने क्या किया, इसमें से आपने 5 लाख रुपया का गिफ्ट आपने आपकी गर्लफ्रेंड को दे दिया, एंड बैलेंस जो 5 लाख है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बोल के आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हो। तो गवर्नमेंट कहता है कि भैया ये जो 5 लाख है हम अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपने आपकी पर्सनल खर्चे किए हैं। एसएससी क्या बोलता है, एसएससी बोलता है कि भैया मैं ये 5 लाख जो खर्चा किया, आपका प्रोविजन क्या कहता है कि आप जो इनकम कमाते हो उसी इनकम से रिलेटेड खर्चा अगर हो तो अलाउड होगा। तो भैया मैं जो 10 लाख का मेरे को गिफ्ट मिला ना, वो कमाने के लिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखा, गर्लफ्रेंड को खुश रखा तो मेरा बहुत लक मेरे साथ चल रहा था, शी इज माई लकी चार्म, अगर मैं उसको खुश रखता हूं तो बहुत मुनाफा होता है, तो मैंने 5 लाख का गिफ्ट उसको दे दिया, इसीलिए मेरे को 10 लाख का गिफ्ट आया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भैया ऐसा हम अलाउड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, माफ कीजिएगा, क्योंकि आपका पर्सनल नेचर का है। क्योंकि अगर हमने ऐसा सब कुछ अलाउड कर दिया तो भैया आप तो हमारी भारतीय संस्कृति की धज्जियां उड़ा दोगे, तो भैया इसको हम अलाउड नहीं करेंगे। कुछ भी इनकम आपकी हो रही है उस इनकम से पर्सनल खर्चा अगर आपने माइनस किया वो अलाउड नहीं होगा, आपको टोटल पैसे के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। बात खत्म, और ज्यादा बहस मत करना, दैट्स इट। तो पर्सनल एक्सपेंसेस जो है आपका एसएससी का वो अलाउड नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर आप किसी आउटसाइडर को इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो या फिर आप उसको सैलरी का पेमेंट करते हो, वो भी जिसके ऊपर टीडीएस कटना चाहिए था लेकिन आपने नहीं काटा, आपने टीडीएस नहीं काटा, नॉट बीन डिडक्टेड, या फिर अगर काट भी लिया तो आपने पे नहीं किया गवर्नमेंट को, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भैया उस खर्चे को, उस इंटरेस्ट के खर्चे को या उस आपके सैलरी के खर्चे को हम अलाउड नहीं करेंगे, आपकी इनकम में ऐड कर देंगे। अगर आपने वेल्थ टैक्स के ऊपर कोई पेमेंट किया तो ये भी एक प्रकार से आपका पर्सनल खर्चा माना जाता है, तो इसको हम अलाउड नहीं करेंगे। देन किसी भी इंसान को एक दिन में अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में पेमेंट करते हो तो उसको हम अलाउड नहीं करेंगे। इसका कुछ कुछ और कंडीशन भी है सेक्शन 48(3) का, जो कि हम पढ़ेंगे जब हम पीजीबीपी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जान के रख लो कि 10,000 रुपए से ज्यादा आप किसी को भी कैश में पेमेंट नहीं दे सकते। अगर देते हो तो गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया ये खर्चा हुआ ही नहीं है, और जितना खर्चा आपने दिखाया उतना आपके इनकम में ऐड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपको इनकम हुआ 1 लाख रुपए का, आपने क्या किया, आपने 70,000 रुपया उसके लिए कैश पेमेंट किया। ठीक है, चलो हॉर्स रेस वाला लेता हूं। मान लो आपका हॉर्स रेस का काम है, आप घोड़ा रेस में दौड़ाते हो, घोड़े के रेस में दौड़ाए और ये अमाउंट आप जीते, विनिंग अमाउंट,
और इसको खर्चा करने के लिए आपने 70,000 रुपए कैश में खर्चा किया। आप मान लो जिस आपके घोड़े को रखने के लिए एक केयर टेकर रखे हो, उस केयर टेकर को आप 70,000 रुपए कैश में पेमेंट दे दिए, तो बैलेंस जो 30,000 रुपए है, आप ये बोलोगे गवर्नमेंट को कि ये 30,000 मेरा इनकम है, तो गवर्नमेंट बोलेगा कि भैया आपने एक इंसान को एक दिन में, हाँ याद रखिए ये 1 डे का बात बोल रहा है, एक इंसान को अगर आप एक दिन में अगर 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट दे देते हो, मैं मान लूंगा वो खर्चा हुआ ही नहीं है, आपका खर्चा वो हुआ ही नहीं है, तो इट मीन्स आपका इनकम कितना हो गया, बिफोर डिडक्शन वाला पार्ट, यानी कि 1 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो इट मीन्स गवर्नमेंट सिंपली मैसेज ये देना चाह रहा है कि अगर आपको किसी भी पर्सन को एक दिन में 10,000 से ज्यादा का अगर पेमेंट करना है, तो भैया आप चेक यूज करो, आप बैंक का ई पेमेंट सर्विस यूज करो, आप उसको ड्राफ्ट बना के दो, समझ में आ क्या, ताकि हम उसको ट्रैक कर पाए कौन सा पैसा किस अकाउंट से किस अकाउंट में जा रहा है। देन कैजुअल इनकम से रिलेटेड अगर आप कुछ खर्चा करते हो हम अलाउड नहीं करेंगे, जो मैंने डिस्कस कर दिया था पॉइंट लिखाते समय, दैट इज लॉटरी वाला केस। मैं लॉटरी जीता 1 करोड़ रुपए, बट लॉटरी जो जीता 1 करोड़ उसके पीछे मैंने 10 लाख रुपए की लॉटरी खरीदी थी, तो मैं बोलूंगा इनकम टैक्स को कि 1 करोड़ का लॉटरी इनकम माइनस 10 लाख का लॉटरी टिकट परचेज। गवर्नमेंट बोलेगा ना बाबा ना, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इसको अलाउड, इसको मतलब प्रमोट नहीं करना चाहता, वरना लोग क्या करेंगे, लाखों लाखों रुपए का लॉटरी खरीद लेंगे लालच में और वो बर्बाद हो सकते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट उसको अलाउड नहीं किया। लेकिन हॉर्स रेस अगर आप मेंटेन करके रखे हो, जिसको कि आपको रेस में दौड़ाना है, और उस हॉर्स रेस के ऊपर अगर कुछ खर्चा होता है तो गवर्नमेंट उसको अलाउड कर दिया। एंड मान लीजिए कि आपको किसी भी पर्सन को टैक्स काट के देना है, मतलब आप एक रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो और इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से आपको उसका टैक्स काट के देना था, तो अगर आपने नहीं काटा या फिर आपने काट तो लिया बट आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया, अगर ऐसा कुछ सीन होता है, तो जितना अमाउंट आपने पेमेंट किया ना उसका 30% हम डिस अलाउड कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि इधर देखिए, आपको देना था 1 लाख रुपए टीडीएस काट कर, एग्जाम्पल टीडीएस था आपका 10,000 रुपए, तो आपने 90,000 देना था, तो आपने 90,000 नहीं दिया, आपने पार्टी को डायरेक्टली 1 लाख दे दिया, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भैया आपका सिर्फ 70,000 रुपया खर्चा हम अलाउ करेंगे। कैसे? 30% इस अमाउंट का, इस अमाउंट का 30% हम क्या कर देंगे, डिस अलाउड कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको टीडीएस काटकर बाकी पैसा पार्टी को देना था। तो सामने वाला पार्टी क्या किया, सामने वाली पार्टी ने 10,000 रुपया उसका काट दिया और 90,000 सामने वाले पार्टी को दे दिया, लेकिन ये 10,000 जो गवर्नमेंट का टैक्स का पैसा था ये इसने डिपॉजिट नहीं किया। अगर ऐसा भी कुछ सीन होता है तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि भैया आपका जो 1 लाख का खर्चा बता रहे हो ना आप, ये 1 लाख का खर्चा नहीं हुआ, ये आपका सिर्फ 70,000 का खर्चा हुआ है, 30% हम क्या करेंगे, डिस अलाउ कर देंगे। अब इसको अलाउ कब करेंगे, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर इस आदमी ने क्या किया, जो गवर्नमेंट का टैक्स का पैसा है 10,000 रुपया वो उसने जमा कर दिया, तो जब गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा आ जाएगा उस साल गवर्नमेंट क्या बोलेगा, चलो ठीक है, बाकी का ये जो 70,000 आपने पहले ले लिया था, इसका बाकी का जो 30,000 का खर्चा है ये आप इस साल क्लेम कर लो। समझ में आया? और लेकिन आपको पेमेंट कब करना है, ड्यू डेट के पहले, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है उससे पहले आपको पेमेंट कर देना है, तो ही अलाउड होगा। अगर उसके पहले पेमेंट नहीं करते हो, बाद में पेमेंट करते हो, तो जिस बाद वाले ईयर में आपने पेमेंट किया उस बाद वाले ईयर में बेनिफिट ले लेना, बट फॉर द टाइमिंग हम आपका 30% वाला खर्चा डिस अलाउड कर देंगे। ये 30% कैसा पिक्चर में आया, क्योंकि देखो मान लो मेरा कोई इनकम होता और मान लो मेरा इनकम 10 लाख से ज्यादा होता, तो मैं टैक्स कितना पे करता, 30%। मैंने क्या किया, मैंने मेरा इनकम को मान लो 11 लाख इनकम था, मैंने इसमें से क्या किया, 1 लाख का झूठ मूठ का खर्चा दिखा दिया या 2 लाख का झूठ मूठ का खर्चा दिखा दिया। अब मैं कौन सी लिमिट में आ गया, 9 लाख, यानी कि 5 लाख से 9 लाख वाले लिमिट में आ गया। अब मैं मैक्सिमम टैक्स कितना पे करूंगा, 20%। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये झूठ मूठ का खर्चा अगर तुम नहीं दिखाते तो तुम्हारा इनकम स्लैब कौन सा होता, 10 लाख से ज्यादा वाला, यानी कि आप टैक्स कितना देते, 30%। तो अभी भी हमको पनिशमेंट के तौर पर 30% आपका डिस अलाउ करेंगे। समझ में आया आपको? एंड देन लास्ट आपका आ गया डीम्ड इनकम सेक्शन 59। ये कहता है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर या ऐसा लॉस जो पहले आपको हमने अलाउ कर दिया था कि आपका लॉस हो गया, आपका एक्सपेंडिचर हो गया, आप जब आप इनकम कैलकुलेट कर रहे थे अदर सोर्स का, लेकिन बाद में आपको वो रिकवरी हो जाता है, तो वो पैसा आपका क्या हो जाएगा, जिस प्रीवियस ईयर में रिकवरी हुआ वो ईयर में आपका क्या कहलाएगा, डीम्ड इनकम। मतलब ये कि जैसे ये वाला देखो, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर दिया ये खर्चा जो अलाउड है, जैसे कि वेट, यहाँ पर हमने क्या बोला,
जो ऑलरेडी अलाउ हमने कर दिया था। हमने अलाउ क्या किया था? सेक्शन 57 वाला, जैसे कि रिपेयर एंड इंश्योरेंस वाला। नंबर 3 का एक एग्जांपल लेके दे रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आपका 1 लाख रुपया आपको रेंट मिला, मान लीजिए किससे? प्लांट एंड फर्नीचर से, जिसमें से आपने बोला कि सर मेरा 30,000 रुपया ना रिपेयरिंग में खर्चा हो गया, और बैलेंस 70,000 आपका नेट इनकम रहा। तो ये 70,000 के ऊपर हमने क्या किया, आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान लिया और टैक्स लगा दिया। बाद में आपने क्या किया, कुछ भी किए थे, आपका 30,000 रुपया ना आपको वापिस आ गया, ठीक है। मान लीजिए सिर्फ समझने के पर्पज के लिए, ये 30,000 आपको नेक्स्ट ईयर में आपको मान लीजिए रिकवर हो जाता है किसी भी कारण से। तो जो 30,000 आपको नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में रिकवरी हुआ, तो इसी प्रीवियस ईयर में हम क्या मान लेंगे, ये 30,000 आपका डीम्ड इनकम है, और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? तो ये था हमारा सेक्शन 56, 57, 58 और 59 की कहानी। सेक्शन 56, 57, 58, 59 की कहानी फटाफट मेरे को बताते जाओ। सेक्शन 56 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। 56 1 एंड 2। 1 में क्या है आपका? जनरल इनकम। 2 में क्या है आपका? स्पेसिफाइड इनकम। सेक्शन 57 क्या है आपका? डिडक्शन अलाउड। 58 क्या है? डिडक्शंस नॉट अलाउड। 59 क्या है आपका? डीम्ड इनकम। याद रहा आपको? तो चलिए आज की क्लास यहाँ वाइंड अप करते हैं, कल की क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ डाउट है तो फटाफट पूछिए, वरना क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। एनी डाउट्स? नो डाउट सर। चलिए फिर नो सर। बाय बाय, गुड नाइट, मिलेंगे कल फिर। टेक केयर। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम, हैव अ गुड डे।